नमस्कार। खबर फास्ट पर उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। हरेला पर्व उत्तराखंड की संस्कृति परंपरा का एक प्रतीक है और हरेला पर्व पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। तो आज इस मौके पर सीएम ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से वृक्षारोपण करने की अपील की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। हरेला पर्व उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपरा का एक प्रतीक माना जाता है और हरेला पर्व पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। और मुख्यमंत्री भी यहां पर प्रदेश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि वृक्षारोपण करें। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इस बीच एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां हरेला पर्व मनाया जा रहा है उत्तराखंड में, तो वहीं वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन इसके तहत किया जा रहा है। 2 कार्यक्रमों में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। बटालियन जॉली ग्रांट में पौधारोपण करेंगे सीएम। देहरादून में भी हरेला पर्व कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो प्रदेश में हरेला पर्व मनाया जा रहा है और इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की तरफ से जहां शुभकामनाएं दी गई हैं, तो वहीं हरेला पर्व के मौके पर आयोजित 2 कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। बटालियन जॉली ग्रांट में पौधारोपण करेंगे मुख्यमंत्री। देहरादून में भी हरेला पर्व कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। हरेला पर्व पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है और 2 कार्यक्रम जो कि मुख्य रूप से यहाँ पर आयोजित होने हैं, उसमें पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे और इन कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का संदेश देंगे। वृक्षारोपण करने का संदेश इस पर्व के जरिए प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री देंगे। तो हरेला पर्व पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है। 2 विशेष कार्यक्रम आज होने वाले हैं। 2 उनमें पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। बटालियन जॉली ग्रांट में पौधारोपण करेंगे मुख्यमंत्री। इसके अलावा देहरादून में भी हरेला पर्व पर जो कार्यक्रम आयोजित होगा उसमें भी शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश में सभी को पर्यावरण संरक्षण का वो संदेश देंगे। सभी से अपील करेंगे कि अपने अपने स्तर पर सभी प्रदेश में पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। बता दें कि उत्तराखंड में हरेला पर्व पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है और इस दौरान जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं और इन कार्यक्रमों के तहत वृक्षारोपण किया जाता है। 2 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे मुख्य तौर पर प्रदेश में, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, देहरादून में भी एक कार्यक्रम हरेला पर्व के मौके पर आयोजित होने वाला है, उसकी जानकारी विस्तार से चाहेंगे। डॉक्टर प्रीति, आपको बता दूं कि आज उत्तराखंड का जो पवित्र संस्कृति से जुड़ा हुआ त्योहार हरेला त्योहार है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से देहरादून पहुंचने वाले हैं। लगभग 10 बजे के लगभग देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। उसके बाद वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे जो है कार्यक्रम स्थल पर रवाना होंगे, जहां पर वो हरेला पर्व के कार्यक्रम में वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। जी, और इसके अलावा बटालियन जॉली ग्रांट में भी कार्यक्रम होगा, उसकी भी जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद मुख्यमंत्री सीधे जो हरेला पर्व जो बटालियन में रखा हुआ है उसमें शिरकत करेंगे और वहां पर जो है हरेला पर्व मनाएंगे, साथ में वृक्षारोपण करेंगे। वृक्षारोपण कर जो है प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस समय जो है वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित करेंगे। जी शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ। तो यहाँ पर 2 कार्यक्रमों में सीएम शामिल होंगे। दिल्ली से जल्द ही उत्तराखंड वापस पहुंचेंगे और उसके बाद इन 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इनके जरिए प्रदेश की जनता को संदेश देंगे कि पर्यावरण को बचाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। एक दिवसीय देहरादून दौरे पर सचिन पायलट रहेंगे। प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना पर विचार होगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, सचिन पायलट उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को कैसे घेरना है, इसकी योजना पर चर्चा करेंगे। एक दिवसीय देहरादून का दौरा सचिन पायलट का रहने वाला है। एक दिवसीय देहरादून के दौरे पर सचिन पायलट रहेंगे। प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना पर भी विचार होगा। इस पर भी ज्यादा जानकारी के साथ कैलाश जोशी हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश जी, सचिन पायलट का एक दिवसीय दौरा रहने वाला है, पूरी जानकारी इसकी चाहेंगे। कब पहुंचेंगे वो उत्तराखंड और क्या कुछ उनके प्रस्तावित कार्यक्रम यहाँ पर रहेंगे? जी प्रीति, आपको बता दूं कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता वो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हैं, वो आज देहरादून पहुंच रहे हैं। लगभग 10:30 बजे जोलीग्रांट एयरपोर्ट उनके पहुंचने का समय है। सचिन पायलट का आज दौरा है, ये बड़ा अहम माना जा रहा है। जैसे आपको बता दूं कि बढ़ती महंगाई के विरोध में लगातार जो है कांग्रेस प्रदेश भर में, देश भर में प्रदर्शन कर रही है। उसी कड़ी में आज जो है सचिन पायलट का जो उत्तराखंड दौरा है वो 10:30 बजे जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद बाई कार अपने काफिले से प्रदेश कार्यालय में 12 बजे जो है मुख्यालय है, प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां पर पहुंचेंगे। रास्ते में जगह जगह उनका स्वागत होगा और उसके बाद 1 बजे उन्होंने यहाँ जो उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह, उनके साथ ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करनी है। प्रदेश में जिस प्रकार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, उसी मुद्दे को लेकर सचिन पायलट जो हैं आज 1 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर जो है संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और प्रदेश में जिस प्रकार बढ़ती महंगाई को लेकर आक्रोशित कांग्रेस जो है जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, धरने कर रही है, उसी संबंध में जो है उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। जी शुक्रिया कैलाश जी, साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो महंगाई के खिलाफ प्रदेश में जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सरकार को घेरेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी जानकारी मिल रही है कि एक दिवसीय दौरे के दौरान प्रदेश कार्यालय जाएंगे, कार्यकर्ताओं से वहां पर मुलाकात करेंगे और महंगाई के मुद्दे पर कैसे सरकार को घेरना है इसकी रणनीति तय की जाएगी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जगह जगह पर होगी, जिसमें महंगाई के खिलाफ आवाज उठाते हुए सचिन पायलट दिखाई देंगे। एक दिवसीय देहरादून के दौरे पर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज उत्तराखंड आने वाले हैं, उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और यहां पर महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना पर मंथन करेंगे। तो उत्तराखंड में सचिन पायलट का एक दिवसीय दौरा काफी अहम माना जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बाजपुर में अटल उत्कर्ष राजकीय इंटर कॉलेज गजरौला का उद्घाटन किया और क्षेत्रवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने वर्चुअल क्लास का शुभारंभ करते हुए अन्य अटल उत्कर्ष विद्यालयों के शिक्षकों के साथ भी बैठक की। बता दें कि प्रदेश सरकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के समान उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए प्रदेश में 190 अटल उत्कर्ष विद्यालय बनाए गए हैं, जिससे कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। किया गया और अटल उत्कृष्ट विद्यालय यह वह है प्रदेश के जो गरीब अभिभावक हैं, जो चाहते हैं कि उनके बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से विद्यालय शिक्षा ने 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की है, जिनको अधिकांश विद्यालयों को CBSE बोर्ड की मान्यता भी दे दी गई है। शिक्षकों की तैनाती के लिए हमने स्क्रीनिंग टेस्ट की व्यवस्था भी कर दी है और इन विद्यालयों में ऑनलाइन एडमिशन हो, इसके लिए हमने वेबसाइट भी बना दी है। साथ ही प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए भी माता गौरा देवी के नाम पे हमने पखवाड़ा, हरेला पखवाड़ा वो चलाया हुआ है और मैं आपके माध्यम से आम जनमानस, अभिभावक और बच्चों से सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि सब लोग प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए हरेला त्यौहार से जुड़ें। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों के बीच में बैठकों का दौर जारी है। बाजपुर में महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी परमिंदर कौर ने
पूर्णानंद तिवारी पुस्तकालय में महिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की। परमिंदर कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कमेटी बनाने का काम कर रही है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों और सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। तैयारियां हम ब्लॉक्स कमेटीज़ बूथ कमेटीज़ तक पहुंच के अपने संगठन को मजबूत करेंगे। इस बार हमें पूरी उम्मीद है कांग्रेस हर घर घर तक पूरी अपनी आवाज़ पहुंचाएगी, बूथ तक, और संगठन को मजबूत करेगी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने देश और प्रदेश में जनता की कमर तोड़ रखी है। जनता समझ चुकी है कि बीजेपी ने बहुत मजाक उड़ाया है, कमर इतनी टूट गई है, इतने तंग आ चुके हैं, इतने दुखी आ चुके हैं। अब घर घर से आवाज़ आ रही है कि कांग्रेस को वापस लाया जाए। नहीं बनेंगी, बहुत बनी भी हुई है, हमारी ब्लॉक्स तक सारी बनी हुई है, बूथ तक हम शुरू कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ तक बनी हुई है। जहाँ नहीं बनी हुई है वहाँ हम पूरी करेंगे। कोविड के मद्देनजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बढ़ती जा रही चौकसी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। लोगों को खासा परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए दूसरे जिलों और इलाकों से आने वाले यात्रियों को कई कोसों पैदल का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन अब जैसे जैसे लॉकडाउन में छूट मिल रही है, वैसे वैसे अब रोडवेज बस और प्राइवेट बसेस भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रही हैं। इन बसों के चलने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है। इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि जो सवारियों के रिक्शे वाले पैसे ले रहे थे, फालतू ऑटो वाले, वो डायरेक्ट जो किराया हमारी बस का है वही किराया ले रहे हैं। सहूलियत मिल गई, बस जाने लगी, पार होने लगी। पार तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुकून मिला है, बहुत आराम मिला है। तीसरी लहर को गंभीरता से लेते हुए कोटद्वार प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इसी कड़ी में गुरुवार को कोटद्वार के कौड़िया चेक पोस्ट का उप जिला अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक ने निरीक्षण किया। साथ ही मौके पर जो खामियां मिली उसे तुरंत ठीक करने, दूर करने के निर्देश दिए। आज ये कोविड कर्फ्यू के रिगार्डिंग जो नई लेटेस्ट गाइडलाइन आई है, जिसमें कर्फ्यू की अवधि को विस्तारित किया गया है, उसके अकॉर्डिंग खासतौर से बॉर्डर चेक पोस्ट पर आज निरीक्षण किया गया साहब के साथ। और इसमें खासतौर से 3 चीज़ों पे बताया गया है कि एक तो आपका जो स्मार्ट सिटी का वेब पोर्टल है, दूसरे राज्य से आने वाला उसमें अनिवार्य तौर पे पंजीकरण कराए और अपने यहाँ आते हुए वो अपना कोविड जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो लेके आए। और तीसरा, यदि वो आगे पर्यटक स्थल जा रहा है तो उस पर्यटक स्थल में उसके बाद होटल की बुकिंग भी होना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी चीज़ उसके पास अगर नहीं है, जो दूसरे राज्य से उत्तराखंड में एंट्री यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसको यहाँ से हम उसको फिर वापस करें। कांवड़ यात्रा पर रोक के बाद उत्तराखंड पुलिस ने कांवड़ियों को राज्य में प्रवेश न करने को लेकर कमर कस ली है। सीमाओं को कांवड़ियों के लिए 24 जुलाई से ही सील कर दिया जाएगा। अलबत्ता अगर दूसरे राज्यों की सरकारें या कांवड़ संघ टैंकर से गंगा जल लेने की अनुमति मांगते हैं तो पुलिस इस काम में उनका सहयोग कर सकती है। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड की दूसरी लहर के चलते इस साल भी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर रोक रहेगी। हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कांवड़ मेले का प्रतिबंध करने का निर्णय लिया गया है। उस संदर्भ में जो है हमारा आदरणीय डीजी महोदय द्वारा जो है कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखा है, उसमें फोर्स के बारे में और अन्य व्यवस्था जो हमें करना चाहिए, उस वजह से जो है ये प्रतिबंध को जो है सफल तरीके से हम निष्पादित कर सकें, उसके बारे में एक विषय है। उसी संबंध में जो है आज हमने सभी एसपीज, हमारा सर्कल ऑफिसर्स और स्टेशन ऑफिसर के साथ हम एक मीटिंग आयोजित करी। उसी पॉइंटों में हमने चर्चा करी और उसमें किस प्रकार का एक्शन हमें लेना है ताकि लोगों को बीच में पहुंच के संदेश को हम पहुंचा सकते हैं कि अभी कोरोना जो विश्व महामारी का दौरान जो है कांवड़ मेला में आना उचित नहीं है, ये प्रतिबंधित है करके उसके लिए प्रचार प्रचार कैसा करना, उसी बारे में हमने योजना बनाई। और फोर्स कहाँ कैसा कैसा तैनात करना, उनको ड्यूटी किस प्रकार करेगा, उसी बारे में भी चर्चा कराई। और चलिए देहरादून से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से इस पीछे को बड़ी खबर सामने आ रही है। मसूरी घूमने आए 13 पर्यटक गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, देहरादून के मसूरी घूमने गए 13 पर्यटकों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी RT-PCR रिपोर्ट लेकर घूमने गए थे ये पर्यटक। फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अब तक 100 फर्जी रिपोर्टों का खुलासा हो चुका है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, देहरादून के मसूरी घूमने आए 13 पर्यटकों को गिरफ्तार किया गया है।
आरोप लग रहा है कि फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर ये घूमने आए थे और 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट बना रहे थे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? बड़ा खुलासा, जो लोग घूमने आ रहे हैं फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि जो फर्जी आरटीपीसीआर का जो मामला आया है, इसमें सबसे जो अहम भूमिका है उत्तराखंड पुलिस की है। उत्तराखंड पुलिस इस वक्त बधाई की पात्र है और आपको बता दूं कि WHO ने ऐलान किया है कि तीसरी वेव जो है वो शुरू हो चुकी है। उसको देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने जो है सतर्कता बरती है और लगातार जो पर्यटन उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि जो पर्यटक स्थलों के लिए आ रहे हैं, मसूरी हो, चाहे नैनीताल हो, चाहे अन्य जो हमारे पर्वतीय पर्यटक स्थल है, वहां पर घूमने के लिए आ रहे हैं, उनकी सघनता के साथ जो उत्तराखंड पुलिस है वो चेकिंग कर रही है, जिसमें पाया गया कि कुछ लोग उत्तराखंड में जो है फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ जो मसूरी घूमने आए थे, जिसमें से 13 जो टूरिस्ट थे उनको पकड़ा है और जांच के बाद पुलिस ने 4 लोगों को फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया। ये जो मामला है ये पूरा अब तक जो पुलिस से रिपोर्ट मिल रही है उसमें 100 फर्जी आरटीपीसीआर का जो रिपोर्ट बनी है उसका पता चला है। जोशी जी, कैसे पता चला पुलिस को कि फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट है? और ये भी कहा जा रहा है कि उन 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो ये रिपोर्ट बना रहे थे फर्जी। जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड और यूपी का जो सटा हुआ बॉर्डर है, जिसको आसा रोडी कहा जाता है, आसा रोडी पर जो है उत्तराखंड पुलिस का जो बैरिकेडिंग है, पुलिस चौकी है, उसके पास में ही बैरिकेडिंग लगाई गई है। जब से कोविड काल शुरू हुआ तब से लगातार वहां पर जो है स्पेशल बैरिकेडिंग लगाकर कार्य किया जा रहा है। वहां पर जो है एंटीजन आरटीपीसीआर टेस्ट करने के लिए डॉक्टरों की टीम उपलब्ध है। वहां पर पूरा चेक पोस्ट बनाकर वहां पर ये निगरानी रखी जा रही है कि जो लोग आ रहे हैं उनके दस्तावेजों को चेक किया जा रहा है। वहां पर ये देखा जा रहा है कि लोग आरटीपीसीआर जो अपनी रिपोर्ट है नेगेटिव है उसको लेके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो उनका वहां पर टेस्ट किया जा रहा है। सरकार ने यह सुविधा वहां पर दी है ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। साथ ही मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो उत्तराखंड सरकार ने स्मार्ट सिटी पोर्टल जो लॉन्च किया है, जिस पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है उत्तराखंड आने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में आने के लिए, वहां पर वो सुविधा भी सरकार ने उपलब्ध कराई है। उसके बावजूद भी जो पर्यटक हैं वो लोग दूसरे हथकंडों का इस्तेमाल करके प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी सूचना पुलिस को मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी के साथ सतर्कता को बढ़ाया और वहां पर चेकिंग कर इन लोगों को पकड़ा गया। बिल्कुल, यहाँ पर 13 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए। शुक्रिया कैलाश जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो फर्जी रिपोर्ट लेकर पर्यटक घूमने पहुंच रहे हैं उत्तराखंड और ऐसे में पुलिस की तरफ से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस की तरफ से और ज्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है। चलिए फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे उत्तराखंड की और खबरों के साथ। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। स्वस्थ जीवन के आयाम, आसन, ध्यान और प्राणायाम। आज ही योग से जुड़ें। जीवन का सिद्धांत, योग वेदांत। योग वेदांत दे रहा है 60 मिनट की निशुल्क ट्रायल क्लास हर शनिवार शाम 4:30 बजे खबरफास्ट टीवी चैनल, फेसबुक, यूट्यूब और जूम पर लाइव। जूम में रुचि रखने वाले लोग निशुल्क जूम लिंक के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आइए विश्व स्वास्थ्य के लिए सब मिलकर अपने घर पर योग करें। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामनगर के लखनपुर चौक सैकड़ों युवाओं ने भूमि कानून और सख्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पहाड़ संघर्ष समिति से जुड़े युवाओं ने उत्तराखंड में सशक्त भू कानून बनाने और उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग उठाई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि उत्तराखंड में भू माफिया सभ्यता संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। युवाओं ने भू कानून आर्टिकल 371 और मूल निवासी 1950 और इनर लाइन परमिट सिस्टम को लागू करने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो देहरादून में मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। ये आंदोलन चल रहा है पूरे प्रदेश में, जाके हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भू कानून जो है सशक्त होना चाहिए। भू कानून तो है लेकिन सशक्त होना चाहिए, क्योंकि बहुत लचीला है। इसमें क्या कहते हैं, सन 2002 में जब कानून आया था तब 5000 स्क्वायर फीट ज़मीन ले सकते थे। इसके अलावा फिर मेरा नाम शैलेंद्र सिंह दानू है। हम वंदे मातरम ग्रुप हल्द्वानी से आए हुए हैं। इस वक्त हमारी जो ये आंदोलन चल रहा है पूरे प्रदेश में, जाके हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भू कानून जो है सशक्त होना चाहिए। भू कानून तो है लेकिन सशक्त होना चाहिए। युवा जो हमारे हैं उनके नेतृत्व में एक हमने आंदोलन भू कानून के लिए यहाँ पर हमने एक दिवसीय धरना किया है और हम सरकार से मांग करते हैं इसे भू कानून की, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं बशर्ते यह कानून आज से 2 साल पहले लागू हो चुका है, लेकिन अभी तक यह नहीं पता कि एक्चुअल में यह भू कानून स्थानीय लोगों से पे निर्भर है या जो बाहर से आ रहे हैं या जो बाहर से आके बस रहे हैं या उनके लिए बनाया गया है। कानून जो बनाया गया है वो आज नहीं बना है। यह पहले भी हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर पहले भी शुरू किया गया था और हर बार यह एक चुनावी मुद्दा हो जाता है और हर बार सरकारें आती हैं और जाती हैं और हर बार इस पर आश्वासन दिया जाता है। शायद इस बार हम लोग नहीं मानेंगे और हम युवाओं का सरकार से चाहे एक आप चेतावनी कहें या हमारी ओर से इसे एक निर्देश कहें कि हम नहीं चाहेंगे कि सरकार इस बार इस तरह का कोई कदम करे या ऐसा कोई फैसला उठाए कि जिससे कल को उसे अपनी खामियाजा भुगतना पड़े। और हल्द्वानी में अधिशासी अभियंता जल संस्थान के कार्यालय के बाहर संविदा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जल संसाधन विभाग के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। वहीं जल संस्थान के कर्मचारियों का ये कहना है कि हमारा मानदेय पिछले कई महीनों से जल संस्थान के द्वारा नहीं दिया गया है और हमारा वेतन भी नहीं बढ़ाया गया है, जिससे कि हमें काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। लेकिन जल संस्थान विभाग सभी संविदा कर्मियों के वेतन को लेकर कोई भी कार्रवाई करने में असफल हो रहा है, जिस वजह से हमने मजबूर होकर जल संस्थान विभाग के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार करने का फैसला किया। आज की हमारी मांगा ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है। एक केवल सैलरी और डीए था 240, 400, 500 जो भी था वो भी विभाग हमें तक नहीं दे पाया। कोरोना काल में लगातार ड्यूटी करते हुए आ रहे हैं और सैलरी हमें 10 तारीख हर महीने 10 तारीख के लिए हज़ारों बार इनसे कह चुके हैं। भाई त्योहारों का वेट करना पड़ता है, हर बार लेटर देते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। इनका कहने का मतलब है ठेकेदार देगा, ठेकेदार से कहते हैं, वो कहता है विभाग पेमेंट करेगा तभी दूंगा मैं। ठीक है, अब कहानी है पीस तो हम रहे हैं, मजदूर आदमी पीस रहा है हमारा, लेकिन ये विभाग कहता है कि हमारे आज हम अध्यक्ष साहब से हमारी वार्ता हुई है, उन्होंने कहा था हम आपको नहीं जानते, आप ठेकेदार के घर जाइए। और ठेकेदार कहता है मेरे को विभाग से पैसा ही नहीं मिल रहा, मैं कहां से दूंगा। नगर पंचायत क्षेत्र में बने कमरों का आवंटन 1 दशक बीत जाने के बाद भी अभी तक जरूरतमंदों को नहीं हो पाया है। नगर पंचायत द्वारा 100 कमरों का इंदिरा आवास योजना के तहत निर्माण किया गया, जिसके एक लंबे समय बीत जाने के बाद भी अभी तक आवंटित नहीं किया गया है। हालांकि ये खाली कमरे जुआरियों शराबियों का अड्डा जरूर बन गए हैं, लेकिन बेघर लोगों को अभी तक छत नसीब नहीं हो पाई है। और वहीं जब इस मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष लालचंद सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इन कमरों का आवंटन कर दिया जाएगा। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण काम में देरी हुई, जिससे अब पूरा किया जाएगा। ये 100 कमरों को बांटने के लिए हमने लिस्ट भी बनाया था और शासन को भेज भी दिया था, लेकिन शासन ने केंद्रीय शासन ने एक ऐसा आदेश दे दिया, हम आप ही लोग जैसे अभी एक दिन ऐसे जैसे आप लोग लाइव कर रहे हैं कवर, उसी तरह मैंने बोला कि हम इसको जो है अगले हफ्ते बांट देंगे। वहां से एक लेटर आ गया सरकार से, केंद्र सरकार से, कि आप इसे इस तरह नहीं बांटेंगे, आप किराए में देंगे और कोई संस्था आप नियुक्त करेंगे जो किराया वसूलेगी।
पूरे देश में कोरोना के बाद महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। बढ़ती महंगाई को लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पेट्रोल के दामों में निरंतर हो रही बढ़ोतरी से लोगों में खासा गुस्सा है। लोगों का कहना है कि अगर तेल के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो उनके वाहनों के इंजन में जंग लग जाएगा। और वहीं विपक्ष ने भी धामी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार जनता से उगाई करके अपने नए नए मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलवाने में पैसा खर्च कर रही है। जनता सरकार को उनके इस रवैये का जवाब 2022 में होने वाले चुनाव में डंके की चोट पर देगी। की चरम सीमा पे है और डेली जो है कि तेल का भाव बढ़ता ही जा रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसका रेट काफ़ी डाउन है। जो प्रति बैरियल जो है कि कच्चे तेल का जो रेट है वो काफ़ी कम है। और नेपाल में भी इतना छोटा देश होने के बावजूद भी वहाँ पर भी तेल की कीमत इतना कम है। और भारतवर्ष में जो है कि मोदी जी के राज में जो है कि तेल पे जो है कि आग लगता ही जा रहा है और तेल का कॉस्ट दिन प्रतिदिन जो है कि बढ़ता जा रहा है। अभी जो है कि यहाँ पर 100 रुपया और 10 पैसा जो है प्रति लीटर जो है कि पेट्रोल की रेट आज के डेट में यहाँ पर हो गया है। ऋषिकेश में रात के अंधेरे में नगर निगम की गाड़ियों को एक अज्ञात युवक ने अपना शिकार बनाया है। युवक ने कूड़ा उठाने वाले 14 वाहनों को क्षतिग्रस्त किया तो वहीं घटना से नगर निगम हरकत में आया और मौके पर तैनात चौकीदार को निलंबित कर दिया है। पुलिस प्रशासन की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कि कल रात 12:30 बजे की आसपास तिथि के हिसाब से आज की तारीख हो गई है, तो उसमें आज सुबह मुझे जो है हमारा जो डोर टू डोर कलेक्शन है उसके मैनेजर है मिस्टर शशांक, उनके द्वारा बताया कि साहब नगर निगम की जो 14-20 गाड़ियां रहती हैं नगर निगम परिसर में, उसमें से 14 गाड़ियों के शीशे तोड़े हुए हैं, एक का दरवाज़ा भी टूटा हुआ। उसके तत्काल बाद मैंने अपने SNA को अपनी टीम को बुला के मौका मुआयना करवाया और एक लिखित तहरीर पुलिस में दी है कि इसी तरह से हमारे नगर निगम परिसर में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 20 में से 14 वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और जिससे काफ़ी उसमें नुकसान हुआ है। उसके तुरंत बाद नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को भी हमने एक पत्र लेके उनसे भी मौका मुआयना और सर्वे उन्होंने कर लिया है और सर्वे कराने के बाद क्योंकि ये अति आवश्यकी सेवा है, गाड़ियों को हमने रवाना कर दिया है ताकि कूड़ा कचरा जो घरों से है, वार्डों से, वो आता रहे। फिलहाल उत्तराखंड लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।